हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वी प्रोफेशनल एकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 की वीडियो भी अपलोड करी है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है और आपको उसकी ज़रूरत है तो आप जाकर देख सकते हैं और उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। हेलो भाई और बहनों, कैसे हैं आप सभी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की ज़रूरत क्यों पड़ी। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करने के लिए इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास फिनिश गुड्स, WIP, रॉ मटेरियल के कुछ स्टॉक बच जाता था जो हम इस साल यूज़ नहीं कर पाते थे। तो उन्हें अगले साल किस वैल्यू पर लेके जाएं, इस साल किस वैल्यू पर बैलेंस शीट में शो करें, क्लोजिंग स्टॉक पर अगले साल के ओपनिंग स्टॉक पर क्या वैल्यू है, उन सब के लिए वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री S2 लाया गया। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि इन्वेंट्रीज क्या होती है। एज पर एस टू डिफाइन करता है इन्वेंट्रीज एज एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस यानी कि फिनिश्ड गुड्स। वो फिनिश्ड गुड्स जो हम बिजनेस की रोजाना हमें आमतौर पर अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करते हैं, हमारे फिनिश्ड गुड्स को। सेकंड चीज आती है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल यानी कि WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। तो हमारे वर्क इन प्रोग्रेस पर हमारी प्रोसेस चल रही है, वो प्रोडक्शन चल रही है, फिनिश गुड्स बना रहे हैं आगे सेल करने के लिए, वो भी हमारे इन्वेंट्री का पार्ट होते हैं। फिर आता है थर्ड पॉइंट, और कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल। रॉ मटेरियल का कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल इंक्लूडिंग मेंटेनेंस, सप्लाई एंड कंज्यूमेबल्स। रॉ मटेरियल का, कंज्यूमेबल स्टोर्स का, मेंटेनेंस, सप्लाई का, इन सबका हम अपने प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए। उन सबका भी इन्वेंट्री, उन सबको भी इन्वेंट्री माना गया है। इसमें दोस्तों कंज्यूमेबल स्टोर्स में कंज्यूमेबल पार्ट्स आते हैं, सिर्फ मशीनरी पार्ट्स नहीं, वो चीज़ नहीं आती जो एज पर AS10 है, मतलब जो AS10 की डेफिनेशन में गिवन है। वो सारी चीज़ें कंज्यूमेबल्स में या इस थर्ड पॉइंट में ऐड नहीं होती है। तो इन्वेंट्री की डेफिनेशन में हमने 3 पॉइंट देखे जो हमें याद रखने हैं। हेल्प फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल इंक्लूडिंग मेंटेनेंस, सप्लाई एंड कंज्यूमेबल। इन्वेंटरीज इंक्लूड, चार्ट के जरिए आपको समझाने गया। इन्वेंटरीज में क्या आता है, फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड WIP, वर्क इन प्रोग्रेस बीइंग प्रोड्यूस्ड। इन्वेंटरी इंक्लूड फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड और WIP बीइंग प्रोड्यूस्ड। आगे देखते हैं, होल्डिंग्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ AS2। ये 4 चीज़ें AS2 के स्कोप से ही बाहर हैं। कौन कौन सी ये 4 चीज़ें हैं जो AS2 के स्कोप में ही नहीं आती है। वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो वो WIP जो हमारा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में आता है, यानी कि जो AS7 में कवर होता है, यानी कि कॉस्ट ऑफ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि कंसल्टेंसी सर्विस, बैंकिंग सर्विसेज, ये लोग जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फिर आता है शेयर डिबेंचर एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। शेयर डिबेंचर एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो शेयर ब्रोकरेज होते हैं, शेयर ब्रोकर होते हैं, वो जो अपने पास शेयर डिबेंचर रखते हैं स्टॉक इन ट्रेड में, वो भी इन्वेंट्री AS2 में कवर नहीं होता है। Inventories of livestock, agriculture and forest products, mineral oils also, etc. are not included in the scope of AS2. बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री का कैसे मेजरमेंट करते हैं। एज फार एज इनिशियल रिकॉग्निशन इज कंसर्न, इन्वेंट्री आर ऑलवेज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। यानी कि अब जो भी हम अकाउंट
इन्वेंट्री की इनिशियल रिकॉग्निशन कर रहे होते हैं, इनिशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, उन्हें हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही रिकॉर्ड करते हैं। At the time of finalization of account, inventories are recorded at lower of cost or NRV. जब हम अकाउंट्स को फाइनलाइज कर रहे होते हैं तब हम इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू। अब कॉस्ट में क्या क्या चीज़ आती है, नेट रिलाइजेबल वैल्यू क्या होती है, ये सब हम अभी देखेंगे। इन्वेंट्रीज फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस की तो हम करते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रिलाइजेबल वैल्यू, लेकिन रॉ मटेरियल में एक अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। रॉ मटेरियल मैंने जैसे बताया, इनिशियल रिकॉग्निशन ऑलवेज एट कॉस्ट प्राइस, ऑलवेज एट कॉस्ट प्राइस। इफ फिनिश गुड्स आर सोल्ड एट और अबव कॉस्ट, भी कॉस्ट प्राइस पर रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन अगर फिनिश गुड्स कॉस्ट प्राइस से कम पर सोल्ड हो रहा है या सेल हो रहा है तब हम उसमें कॉस्ट प्राइस पर रिकॉग्नाइज को नहीं करेंगे। उस केस में हम उसको कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर उस पर रिकॉग्नाइज करते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्वेश्चन में प्रोवाइड करी जाती है। रॉ मटेरियल केस में ये इंपॉर्टेंट होता है याद रखने का। फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस में तो कॉस्ट और एनआरवी में से जो लोअर होती है उस पर रिकॉग्नाइज कर देते हैं। अब देखते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या चीज़ कवर होती है। कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या जाता है वो भी हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन प्लस अदर कॉस्ट इनकर्ड ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, ये आते हैं हमारे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या होती है? कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन होती है कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, वो कॉस्ट जो हमारे प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेट करती है। ऐसी कॉस्ट कौन कौन सी होती है? सोचिए, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड एंड वेरिएबल ओवरहेड, जिनको हम इनकर्ड करते हैं फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, वो होती है हमारी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। अदर कॉस्ट इनकर्ड ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, कोई भी अदर कॉस्ट जो हमने इनकर्ड करी है अपनी इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन, अपनी लोकेशन तक लाने में या उसको कंडीशन में लाने जहाँ से हम उसका फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो वो सारी कॉस्ट इनकर्ड ऐड होती है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में। कॉस्ट ऑफ परचेज, परचेज प्राइस प्लस ड्यूटीज एंड टैक्सेस प्लस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे, रिबेट माइनस करेंगे एंड ड्यूटी ड्रॉबैक होता है वो भी माइनस करेंगे, प्लस एक्सपेंसेस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन, जैसे कि फ्रेट हो गया, कैरिज हो गया, जो भी हम अपने इन्वेंट्री को लाने के लिए हमने एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस पे करे हैं वो सब सारे इसमें ऐड हो जाएंगे। डायरेक्टली एट्रीब्यूट करते हैं हमारे इन्वेंट्री से, हम हमारी परचेज प्राइस से, वो सारे इसमें ऐड हो जाएंगे। परचेज प्राइस प्लस ड्यूटीज एंड टैक्सेस माइनस ट्रेड डिस्काउंट प्लस एक्सपेंसेस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन, यह था हमारा कॉस्ट ऑफ परचेज। समझते हैं नेट रिलाइजेबल वैल्यू क्या होता है। एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू, एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू वो रिलाइजेबल वैल्यू जो हमें फ्यूचर में अपने फिनिश गुड्स की मिलने वाली है, उसमें से हम माइनस करते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस, यानी कि उन फिनिश गुड्स को बेचने में जो हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस होने वाले हैं, सेलिंग के खर्चे होने वाले हैं, माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, उन फिनिश गुड्स को बनाने के लिए जो हमारे WIP है, उनको फिनिश गुड्स तक बनाने में जो हम कॉस्ट इनकट करने वाले हैं कंप्लीशन के लिए, वो कॉस्ट भी माइनस कर देता है, तो हमारी NRV निकल आती है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्लूजन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ये चार चीज़ें हम अपने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड नहीं करते, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनाते। इन चार चीज़ों का फिर हम करते क्या है, इन चार चीज़ों को हम रिकॉग्नाइज करते हैं एज एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड, उन्हीं पीरियड में इनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं एज एक्सपेंस इन विच दे आर इनकर्ड। रिकॉग्नाइज का मतलब बुक्स में लिख लेते हैं, रिकॉग्नाइज का मतलब ही होता है अपनी बुक्स में ले आते हैं, यानी कि P&L में उनको दिखाएंगे, ना कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट बनाकर। कौन कौन सी होती है चार चीज़ें? एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, लेबर और अदर प्रोडक्शन कॉस्ट, कोई हमारा एबनॉर्मल वेस्ट हो गया, एबनॉर्मल लेबर आवर्स होते हैं, अदर प्रोडक्शन कॉस्ट होती है एबनॉर्मल, हरी एबनॉर्मल, वो हम इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनाते। सेकेंड आता है स्टोरेज कॉस्ट,
स्टोरेज कॉस्ट को भी हम अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनाते। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड that do not contribute to bring the inventory to their present location and condition। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वो कॉस्ट होती है, कॉस्ट नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। वो कॉस्ट जो हमारे गुड्स और सर्विसेज को बनाने में नहीं लगी हो, जैसे कि कमीशन, सेल्स एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में नहीं आती, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आती है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी में नहीं आती। उल्टा बोल दिया। Administrative overhead that do not contribute to bring the inventory to their present location and condition। and fourth आता है selling and distribution cost। ये 4 चीज़ें कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी का पार्ट नहीं बनती। ये चारों चीज़ें आपको याद करनी होगी, क्योंकि न्यूमेरिकल में भी एंड सिंपली थ्योरी में भी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट कई बार पूछ चुका है। क्या क्या होती है? एबनॉर्मल वेस्टेज, स्टोरेज कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। दोस्तों ये था AS2। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।